अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुल्क की जो दुबई के शोर और सऊदी अरब की भीड़ से दूर खामोशी से मशरिक़ वस्ता का सबसे पुरसुकून, सबसे महफूज और सबसे खूबसूरत मुल्क बनकर उभर रहा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस मुल्क में कोई बुर्ज खलीफा नहीं, कोई मसनूई जजीरा नहीं, कोई मेगा मॉल नहीं, लेकिन यहाँ वो कुछ है जो दुबई में पैसा देकर भी नहीं मिलता। यहाँ है वो सहरा जहाँ रात को सितारे इस तरह चमकते हैं कि आपको लगे हाथ बढ़ाओ तो छू लो। वो पहाड़ जिसे अरब का ग्रैंड कैनियन कहते हैं, वो वादी जहाँ गारों में आबशार छुपी है, वो समंदरी किनारा जहाँ कछुए हजारों साल से अंडे देने आते हैं, और वो लोग जो आज भी दिल से मेहमान नवाज हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओमान की, अरब का वो पोशीदा जौहर जिसे दुनिया अभी अभी दरियाफ्त कर रही है। क्या ओमान दुबई से अमीर है? क्या यहाँ पाकिस्तानियों के लिए नौकरी है? यहाँ तनख्वाह कितनी मिलती है और बचत कितनी हो सकती है? वीजा कैसे मिलता है? और वो कौन सी जगह हैं जो आपको जरूर देखनी चाहिए? ये सब तफसील से जानेंगे आज की वीडियो में। और आखिर में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट में देना होगा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने उन दोस्तों को भेजें जो खलीज में जाने का इरादा रखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बुनियादी तारुफ। ओमान का सरकारी नाम है सल्तनत ओमान। ये जजीरा नुमाए अरब के जुनूब मशरिक में वाक़ है। ईरान की खलीज से लेकर बहरे अरब तक इसका तवील साहिल फैला हुआ है। इसके पड़ोसी ममालिक में UAE, सऊदी अरब और यमन शामिल हैं। 2026 में ओमान की आबादी तकरीबन 50 से 57 लाख के दरमियान है। यानी ये आबादी के लिहाज से एक छोटा मुल्क है, लेकिन रकबे के लिहाज से तकरीबन 3,90,000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। पाकिस्तान का तकरीबन निस्फ। दारुल हुकूमत है मस्कत, जो खलीजी ममालिक के दारुल हुकूमतों में सबसे कम शोर और सबसे ज्यादा पुरसुकून माना जाता है। ओमान की करेंसी है ओमानी रियाल, और ये दुनिया की तीसरी सबसे कीमती करेंसी है। $1 सिर्फ 0.38 रियाल के बराबर है, यानी 1 रियाल तकरीबन 2.5 से $6 के लगभग है। जरा सोचें, ये करेंसी सऊदी रियाल, दराहम और यूरो सबसे मजबूत है। अब आते हैं इस सवाल पर जो सबसे पहले जहन में आता है, क्या ओमान दुबई से अमीर है? दोस्तों, ये मुवाजना बड़ा दिलचस्प है। 2026 में ओमान की फी कस आमदनी तकरीबन $21,645 सालाना है। दुबई की फी कस आमदनी $54,000 से ज्यादा है और सऊदी अरब की तकरीबन $36,000। तो इस हिसाब से ओमान दुबई और सऊदी अरब से फी कस आमदनी में कम है। लेकिन दोस्तों, ये पूरी तस्वीर नहीं है। ओमान में रहने का खर्च दुबई और कतर के मुकाबले में काफी कम है। इफराते ज़र सिर्फ 1.7% है, जो खलीजी ममालिक में सबसे कम है, और हुकूमती कर्जा GDP का सिर्फ 32% है, जो खित्ते के दीगर ममालिक से बेहतर सूरत हाल है। सादा अल्फाज में कहें तो दुबई ज्यादा चमकदार है, लेकिन ओमान ज्यादा पायदार है। दुबई में खर्च भी ज्यादा है, भीड़ भी ज्यादा है। ओमान में सुकून है, बचत है और एक आरामदेह जिंदगी है। दोस्तों, अभी इस सवाल का जवाब अधूरा है, लेकिन कुछ देर बाद जब हम तनख्वाहों की बात करेंगे तो आप खुद फैसला कर लेंगे कि ओमान बेहतर है या दुबई। लेकिन पहले जानते हैं ओमान की तारीख, क्योंकि ये मुल्क सिर्फ तेल का नहीं, हजारों साल की तहजीब का भी हामिल है। ओमान एक ऐसा मुल्क है जिसकी तारीख 2000 साल से भी पुरानी है। ये कदीम जमाने से एक बड़ी समंदरी और तिजारती ताकत था। ओमानी समंदर पार एशिया, अफ्रीका और यूरोप से तिजारत करते थे, जब बहुत से ममालिक अभी वजूद में भी नहीं आ पाए थे। 17वीं और 18वीं सदी में ओमान की सल्तनत इतनी बड़ी थी कि उसमें मौजूदा पाकिस्तान के कुछ साहिली इलाके, ईरान का बाज हिस्सा और मशरकी अफ्रीका तक के इलाके शामिल थे। यानी ज़िंजीबार और मुंबासा पर ओमानियों का कब्जा था। लेकिन जो चीज़ ओमान की जदीद तारीख में सबसे दिलचस्प है, वो है सुल्तान काबूस बिन सईद का दौर। 1970 में जब सुल्तान काबूस ने इक़्तिदार संभाला तो ओमान में सिर्फ 3 स्कूल थे, एक हस्पताल था और सड़कें ना होने के बराबर थीं। तेल की आमदनी से उन्होंने 50 साल में मुल्क को इस तरह बदला कि आज ओमान का शुमार दुनिया के बेहतरीन मुनज़्ज़म ममालिक में होता है। 2020 में सुल्तान काबूस का इंतकाल हुआ और उनके जानशीन सुल्तान हैसम बिन तारिक ने विजन 2040 के नाम से मईशत को तेल से हटाकर सियाहत, टेक्नोलॉजी और सनत की तरफ ले जाने का मंसूबा बनाया है। अब बात करते हैं इस मौजू पर जिसका आप सबको सबसे ज्यादा इंतजार है, तनख्वाह, नौकरी और बचत। दोस्तों, ओमान में कम से कम उजरत 325 ओमानी रियाल माहाना है, जो तकरीबन $845 बनती है। ओमान में औसत तनख्वाह $1500 से $2000 माहाना के दरमियान है। हुनरमंद अफराद के लिए ये काफी ज्यादा हो सकती है। इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और IT माहिरीन $9000 माहाना तक कमा सकते हैं। पाकिस्तानियों के लिए ओमान में तनख्वाह का ढांचा आमतौर पर यह होता है, एक सादा मजदूर या वर्कर को 150 से 250 रियाल
माहाना मिलते हैं, जो पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 98,000 से 1,64,000 रुपए बनते हैं। और इसमें से खर्च कितना होता है? अक्सर पैकेज में रिहाइश, खाना और ट्रांसपोर्ट आजर की तरफ से मिलती है, यानी पाकिस्तानी वर्कर अपनी तनख्वाह का 70 से 75% बचा सकता है। दोस्तों, ये वो बात है जो ओमान को दुबई से मुख्तलिफ बनाती है। दुबई में तनख्वाह ज्यादा है, लेकिन खर्च भी इतना ज्यादा है कि आखिर में बचत कम होती है। ओमान में तनख्वाह निस्बतन कम हो सकती है, लेकिन रहने का खर्च इतना कम है कि बचत अक्सर दुबई से ज्यादा होती है। 2026 में ओमान में पाकिस्तानियों के लिए सबसे ज्यादा मांग वाले शोबों में तेल और गैस, तामीरात, तिब, तालीम, लॉजिस्टिक्स और होटल मैनेजमेंट शामिल हैं। इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, वेल्डर, ड्राइवर, टेक्नीशियन, इंजीनियर और दफ्तरी अमला खास तौर पर ज्यादा मांग में है। ओमान की आबादी का तकरीबन निस्फ गैर मुल्की है, जिनमें सबसे ज्यादा तादाद भारत और बांग्लादेश से है। पाकिस्तानियों की तादाद 1.5 लाख से ज्यादा है और ये काम के लिहाज से एक अच्छी जगह है, क्योंकि ओमानी आजर पाकिस्तानी कारकुनों को मेहनती और काबिल एतमाद मानते। काम की कल्चर के बारे में भी जान लें। ओमान में काम का माहौल दुबई से ज्यादा आरामदेह और कम मुसाबकती है। यहाँ लोग प्रेशर में नहीं बल्कि तयशुदा वक्त पर काम करते हैं। जुम्मा को छुट्टी होती है और हफ्ते को आधा दिन। रमजान में काम के घंटे कम हो जाते हैं। अहम कवानीन जो हर पाकिस्तानी को मालूम होने चाहिए। विजिट वीजे पर काम कभी न करें, क्योंकि ये कानूनन ममनू है और कानूनी कार्रवाई हो सकती है। सिर्फ BEOA रजिस्टर्ड एजेंसी के जरिए जाएं। एजेंट को 1,20,000 रुपए से ज्यादा अदा न करें और लिखती मुआहदे के बगैर कोई अदायगी न करें। हमेशा अपने आजर और जॉब ऑफर को ऑनलाइन वेरीफाई करें। दोस्तों, एक और हैरान कुन बात, ओमान में बेरोजगारी की शरह सिर्फ 3.3% है, यानी यहाँ हर हुनरमंद आदमी को काम मिल जाता है। अब बात करते हैं वीजा और सियाहत की। पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी ये है कि ओमान ऑनलाइन वीजा सिस्टम रखता है। आप घर बैठे दरखास्त दे सकते हैं और चंद दिनों में वीजा मिल जाता है। सियाहती वीजा तकरीबन 10 रियाल यानी $25 में मिलता है और ये 10 दिन से 1 महीने तक के लिए हो सकता है। सफर का बेहतरीन वक्त अक्टूबर से अप्रैल है, जब मौसम खुशगवार होता है। मई से सितंबर तक शुमाली इलाकों में दर्जा हरारत 40 डिग्री से भी तजावुज कर जाता है, लेकिन पहाड़ी इलाकों जैसे जबल अखजर और जबल शम्स में साल भर मौसम मोतदिल रहता है। बजट की बात करें तो ओमान दुबई से सस्ता है। एक हफ्ते के सफर में हवाई टिकट समेत 3 से 4 लाख पाकिस्तानी रुपए में बहुत अच्छा तजुर्बा हो सकता है। अब दोस्तों आते हैं इस हिस्से पर जिसका सबको इंतजार था, मस्कत की सैर। तसव्वुर करें हम मस्कत के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर उतर चुके हैं। पहली चीज जो आप महसूस करेंगे, शोर नहीं है, भीड़ नहीं है, सब कुछ पुरसुकून और तरतीब से है। यही ओमान का पहला तासुर है और ये तासुर आखिर तक कायम रहता है। मस्कत में हमारी पहली मंजिल है मतरा कॉर्निश, समुंदर के किनारे एक खूबसूरत साहिली सैरगाह, जहाँ एक तरफ नीला बहरा अरब है और दूसरी तरफ पहाड़ों की सुर्ख भूरी चट्टानें। यहाँ शाम के वक्त चहलकदमी करें तो ठंडी समुद्री हवा, मछेरों की कश्तियाँ और दूर से आती ओमानी काफी की खुशबू आपको एक मुख्तलिफ दुनिया में ले जाती है। कॉर्निश के साथ चलते चलते आप पहुँचते हैं मतरा सूक, ओमान का सबसे पुराना और सबसे मशहूर बाजार। यहाँ तंग गलियों में चलते हुए ओमानी खंजर, बुखूर की खुशबू, रंग बिरंगी शालें, चांदी के जेवरात और मसाले सब एक साथ मिलते हैं। ये वो बाजार है जहाँ से हजारों साल पहले ताजिर अपना माल लेकर पूरी दुनिया में जाते थे और आज भी इस बाजार की रूह वही है। मतरा से आगे बढ़े तो आती है सुल्तान काबूस ग्रैंड मस्जिद। ये ओमान की सबसे बड़ी मस्जिद है और मशरिक वुस्ता की खूबसूरत तरीन मसाजिद में से एक। यहाँ का मरकजी गुंबद 26 मीटर ऊंचा है और अंदर वो कालीन है जो दुनिया के सबसे बड़े हाथ से बने कालीनों में शुमार होता है। इसे तैयार करने में 4 साल लगे और 700 से ज्यादा खवातीन ने इसे बनाया। मस्जिद का लगभग सब कुछ सफेद संगे मरमर का है और सुबह की धूप में ये ऐसे चमकती है जैसे जन्नत का दरवाजा हो। गैर मुस्लिम सयाह भी यहाँ मुकर्ररा औकात में आ सकते हैं। करीब ही है रॉयल ओपेरा हाउस, जो इस खित्ते का सबसे शानदार आर्ट सेंटर है। दोस्तों, ये जगह दुबई के किसी भी आर्ट्स मुकाम से ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा रिवायती है। इसकी इमारत इस्लामी और ओमानी फन तामीर का शाहकार है और अंदर से इसकी आरास्तगी लाजवाब है। और अल आलाम महल, सुल्तान ओमान का सरकारी महल, जो समुंदर के बिल्कुल किनारे नीले और सुनहरे रंगों में चमकता है। यहाँ से गुजरें तो दिल चाहता है बस यहीं खड़े रहो। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ओमान में कोई आसमान छोती इमारत क्यों नहीं? ये इत्तेफाक नहीं बल्कि कानून है। ओमान की हुकूमत ने कानून बनाया है कि कोई भी इमारत मस्जिद के मीनार से ऊंची नहीं हो सकती। यही वजह है कि मस्कत में दुबई जैसी फलक बोस इमारतें नहीं हैं और यही वजह है कि मस्कत एक इंसानी पैमाने का शहर है जहाँ सांस लेना अच्छा लगता है। ये मुल्क अपनी तहजीब और रिवायत
روایت کو بالکل محفوظ رکھنا چاہتا ہے اور یہ خواہش ان کے ہر فیصلے میں نظر آتی ہے۔ اب آتے ہیں عمان کے ان چھپے ہوئے خزانوں کی طرف جو اسے باقی خلیجی ممالک سے بالکل الگ بناتے ہیں۔ مسقط سے تقریباً 1.5 گھنٹے جنوب میں ہے وادی شاب، اور دوستو یہ وادی دیکھ کر آپ بھول جاتے ہیں کہ آپ عرب کے صحرائی خطے میں ہیں۔ وادی شاب فیروزی رنگ کے تالابوں، سرسبز گھاس اور بلند پتھریلی چٹانوں کا ایک فطری عجوبہ ہے۔ یہاں پہنچ کر آپ ایک چھوٹی کشتی پر بیٹھ کر دریا پار کرتے ہیں، پھر ایک سنہری گھنٹے کی پیدل ہوتی ہے چٹانوں اور کھجور کے درختوں کے درمیان، اور آخر میں آپ تیراکی کرتے ہوئے ایک تنگ راستے سے اندر جاتے ہیں جہاں ایک غار میں آبشار گر رہی ہے۔ یہ منظر، پتھر کی غار کے اندر پانی کی آبشار اور باہر سے روشنی آ رہی ہے، یہ الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ جگہ ہے جسے دیکھ کر آپ سمجھتے ہیں کہ قدرت سے بڑا کوئی فنکار نہیں۔ وادی شاب سے تھوڑی دور ہے بما سنک ہول۔ یہ چونے کی چٹانوں کے گرنے سے بنا ایک قدرتی گڑھا ہے جس میں فیروزی رنگ کا پانی بھرا ہوا ہے۔ سنک ہول کی دیواریں نارنجی اور سرخ رنگ کی ہیں اور نیچے اترنے کے لیے سیڑھیاں بنی ہیں، اور جب آپ اس فیروزی پانی میں اتریں تو چھوٹی مچھلیاں آپ کے پیروں کو صاف کرتی ہیں۔ یہ جگہ اتنی منفرد ہے کہ یہاں آنے والے لوگ گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں اور یہاں مفت داخلہ ہے، کوئی ٹکٹ نہیں۔ اب چلتے ہیں پہاڑوں کی طرف۔ جبل اخضر یعنی سبز پہاڑ عمان کا ایک حیران کن حصہ ہے جہاں صحرائی ملک میں سیب، انار، گلاب اور خوبانی اگتے ہیں۔ یہاں کا درجہ حرارت گرمیوں میں بھی خوشگوار رہتا ہے۔ جبل اخضر 2000 میٹر سے زیادہ اونچائی پر ہے اور یہاں سال بھر معتدل موسم رہتا ہے۔ یہاں کے گلاب کا عرق پوری دنیا میں مشہور ہے۔ دمسک روز کا یہ عرق کوئی بھی غیر ملکی سیاح خریدے بغیر نہیں جاتا۔ لیکن دوستو، عمان کا سب سے اونچا پہاڑ ہے جبل شمس 3000 میٹر کی بلندی پر، اور یہاں ہے عرب کا گرینڈ کینین۔ جبل شمس کی چوٹی سے نیچے جھانکیں تو 1000 میٹر گہری کھائی نظر آتی ہے، اور یہ منظر امریکہ کے مشہور گرینڈ کینین سے کسی طرح کم نہیں۔ یہاں ٹریکنگ کے راستے ہیں، رات کو کیمپنگ ہوتی ہے اور صبح سورج طلوع ہوتے دیکھنا یہ تجربہ زندگی بھر نہیں بھولتا۔ اب ایک ایسی جگہ کی طرف چلتے ہیں جو دنیا میں بہت کم ہے، راس الجنس، وہ مقام جہاں ہزاروں سال سے سمندری کچھوے انڈے دینے آتے ہیں۔ ہر سال ہزاروں گرین ٹرٹل یہاں کے ساحل پر رات کو آتی ہیں، ریت میں گھونسلے کھودتی ہیں اور سینکڑوں انڈے دیتی ہیں، اور پھر چھوٹے چھوٹے بچے سمندر کی طرف بھاگتے ہیں۔ یہ فطرت کا ایک ایسا منظر ہے جو دیکھنے والوں کی آنکھیں بھر دیتا ہے۔ عمانی حکومت نے اس پورے علاقے کو محفوظ کیا ہوا ہے اور گائیڈ کی نگرانی میں رات کے اوقات میں یہ تجربہ کیا جا سکتا ہے۔ دنیا بھر سے سیاح صرف یہ دیکھنے عمان آتے ہیں۔ اب آتے ہیں عمانی لوگوں کی زندگی کی طرف، اور دوستو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اس ملک کی روح اس کے لوگوں میں ہے۔ عمانی مرد دش داشا پہنتے ہیں، سفید لمبا کرتا اور سر پر مصری ٹوپی یا امامہ۔ عمانی عورتیں روایتی رنگین کپڑے پہنتی ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہر علاقے کا لباس اور کڑھائی الگ ہوتی ہے۔ عمانی خنجر جمبیا مردوں کی قومی علامت ہے اور یہ قومی پرچم پر بھی نظر آتی ہے۔ عمانی معاشرہ انتہائی مہمان نواز ہے۔ جب کوئی عمانی آپ کو اپنے گھر بلائے تو پہلے عمانی قہوہ یعنی الائچی والی کافی آئے گی، ساتھ میں مشہور عمانی حلوہ جو گھی، گلاب کے عرق اور گری دار میوے سے بنتا ہے، اور یہ کھانے کے بعد آپ سمجھ جاتے ہیں کہ عمانی مہمان نوازی کا مطلب کیا ہے۔ عمان کے کھانے کی بات کریں تو یہاں 2 ڈشز بالکل لازمی چکھیں۔ شوا، یہ عمان کا سب سے مشہور روایتی کھانا ہے جس میں گوشت بکری یا اونٹ کو مصالحوں میں ملف کر کے کیلے کے پتوں میں لپیٹا جاتا ہے اور زمین کے اندر کھدے ہوئے تندور میں رات بھر یا کئی گھنٹے پکایا جاتا ہے۔ جب نکالتے ہیں تو گوشت اس قدر نرم ہو جاتا ہے کہ ہڈیاں خود الگ ہو جاتی ہیں اور ذائقہ ایسا ہے کہ بھول نہ سکو۔ مجبوس، یہ مسالہ دار چاول اور گوشت کی ڈش ہے جو پاکستانی بریانی سے ملتی جلتی ہے لیکن الگ ذائقہ ہے۔ کیسر، دار چینی اور لیموں کا امتزاج اسے منفرد بناتا ہے۔ تازہ سمندری غذا کی بات کریں تو یہاں کے ساحلی ریسٹورانوں میں ابھی سمندر سے نکالی مچھلی اور کیکڑے ملتے ہیں جن کا ذائقہ بے مثال ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان حیران کن حقائق کی جو عمان کو بالکل منفرد بناتے ہیں۔ عمان دنیا کے محفوظ ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ اقوام متحدہ کی سالانہ امن فہرست میں عمان مسلسل اوپر کے نمبروں میں رہتا ہے۔ یہاں جرائم کی شرح انتہائی کم ہے، سیاسی استحکام ہے اور سرحدی تنازعات بھی نہ ہونے کے برابر ہیں۔ یمن کی جنگ کے باوجود عمان نے غیر جانبداری اختیار کی اور
اور ایران و سعودی عرب کے درمیان ثالث کا کردار ادا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں تنہا خاتون سیاح بھی آسانی سے گھوم سکتی ہے۔ ہر سیاح کو یہ قوانین معلوم ہونے چاہیے۔ رمضان میں دن کے وقت عوامی جگہوں پر کھانا پینا ممنوع ہے۔ الکوہل صرف لائسنس یافتہ ہوٹلوں میں ملتی ہے۔ عمانی خواتین کی تصویر ان کی اجازت کے بغیر کھینچنا ممنوع اور بہت بری سمجھا جاتا ہے۔ گاڑی چلاتے وقت موبائل فون استعمال کرنا قانوناً ممنوع ہے اور جرمانہ بھاری ہے۔ مساجد میں داخل ہوتے وقت ڈھکے ہوئے کپڑے پہنیں۔ دوستو، ایک آخری بات جو عمان کو اور بھی خاص بناتی ہے، عمان نے اپنی ثقافت، اپنی روایت اور اپنے قدرتی ماحول کو جان بوجھ کر محفوظ رکھا ہے۔ جہاں دبئی نے سب کچھ نیا بنانے کی دوڑ لگائی، عمان نے کہا ہمیں وہی رہنا ہے جو ہم ہیں۔ یہاں کے قصبے، یہاں کے قلعے، یہاں کے بازار، سب کچھ اسی طرح ہے جیسے 100 سال پہلے تھا۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے لوگ جو دبئی کی مصنوعی چمک سے تھک گئے ہیں، آج عمان کا رخ کر رہے ہیں۔ ایک اور دلچسپ بات، عمان میں پیٹرول کا نظام آپ کو حیران کر دے گا۔ یہاں پیٹرول پاکستان سے بھی سستا ہے۔ جی ہاں، تیل پیدا کرنے والے ملک میں پیٹرول سستا ہونا تو منطقی ہے، لیکن عمان میں یہ اس قدر سستا ہے کہ پاکستانی کارکن گاڑی کا خرچ کچھ محسوس ہی نہیں کرتے۔ اور اب دوستو، وہ سوال جس کا میں نے ویڈیو کے شروع میں وعدہ کیا تھا، کیا آپ عمان کو دبئی پر ترجیح دیں گے؟ دبئی میں برج خلیفہ ہے، پام جمیرہ ہے، ڈیزرٹ سفاری ہے، لیکن ساتھ میں بھیڑ ہے، شور ہے اور بہت زیادہ خرچ ہے۔ عمان میں سکون ہے، فطرت ہے، حقیقی مہمان نوازی ہے، بچت ہے اور ایک ایسا ملک ہے جو آپ کو اپنی روح یاد دلاتا ہے۔ نیچے کمنٹس میں بتائیں آپ کا انتخاب کیا ہے، عمان کا سکون یا دبئی کی چمک؟ اور اگر آپ نے عمان جانا ہو تو سب سے پہلے کہاں جانا چاہیں گے؟ وادی شاب کی غار، جبل شمس کا گرینڈ کینین یا راس الجنس کے کچھوے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کا بٹن ابھی دبائیں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ یہ ویڈیو اپنے ان دوستوں کو بھیجیں جو خلیج میں کام یا سیاحت کا ارادہ رکھتے ہیں۔ انہیں بتائیں کہ دبئی کے علاوہ بھی ایک بہترین آپشن موجود ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔